ओपीएस के बाद एनपीएस सरकार लाई, एनपीएस के बाद यूपीएस लाई, लेकिन सर कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट नहीं हो रहे। आंकड़े बता रहे हैं कि मात्र देखिए 30 लाख लोगों में से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें से मात्र 1 लाख लोगों ने ही जो है यूपीएस को ऑप्ट किया है। ये पूरा मामला क्या है सर, इसको कैसे आप देख रहे हैं? क्या यूपीएस टोटल फेल्योर है? देखिए, जहाँ तक यूपीएस का सवाल है मैं आपको ये बता दूं कि ये ओपीएस नहीं है, ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। लेकिन मैं एक बात मानूंगा कि इसमें सरकार ने काफ़ी जो है फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों के कहने पर लाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इन्होंने जो जो लेटेस्ट इसके अंदर बदलाव किया है वो ये किया है कि हम रिटायरमेंट से 1 साल पहले जो है वो अगर ये देखते हैं कि हमारे एनपीएस में हमारा ज्यादा पैसा पैसा बन ज़्यादा रहा है। है तो हम जो है स्विच ओवर कर सकते हैं उसमें जाने के लिए। जी बाकी जो दूसरे सवाल है उनमें हम लोगों ने तमाम सुधार करवाए हैं इसमें। अभी ये जो एक सवाल है कि यूपीएस के समय में पैसा मिलेगा, रिटायरमेंट वॉलंटरी रिटायरमेंट के समय पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमने कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने इस सवाल को उठाया है और अभी हमारी नेशनल काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, वहाँ पर भी ये सवाल है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब वॉलंटरी रिटायरमेंट लोग लेंगे उसी समय से उनको पेमेंट मिलने का काम होगा। जहाँ तक अभी इस पर लोगों को जो है वो भरोसे का सवाल है, मैं समझता हूँ कि पहले तो मुश्किल से 10-12 हज़ार लोगों ने ऑप्ट किया था, अभी लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ी है और ख़ासतौर पर उन लोगों की बढ़ी है जो 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए और 31 दिसंबर 2024 से के पहले रिटायर हो गए हैं। सो उनको इस समय पेंशन के नाम पर सिर्फ 800 रुपये, 1500 रुपये और इवन जो हायर ब्रैकेट में लोग हैं उनको 2500 रुपये मिल रहे हैं जी पेंशन के नाम पर। तो इसलिए वो लोग जो है वो यूपीएस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑप्ट कर रहे हैं। जी तो ये एक सरकारी नीति है, हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें इंटरवेंशन किया और उसी वजह से फिर इनको जो है वो 50% मतलब गारंटीड पेंशन के ऊपर आना पड़ा। मिनिमम जो फैमिली पेंशन है उसको 30% से 60% बढ़ाना पड़ा। जी जो कम से कम पेंशन 5,000 रुपये दे रहे थे उसको ले जा करके 10,000, उसके ऊपर भी जो है वो डीए देने की बात करनी पड़ी। तो अभी जो डीए मिल रहा है, आधी पेंशन मिल रही है, वो एक तरीके से एक एश्योर्ड पेंशन है जो मैं समझता हूँ कि आदमी को जो उसकी आदमी की ज़रूरत थी अगर वो नहीं मिलती तो जी ये 800, 1500, 2500 रुपये में किसी आदमी का गुजारा नहीं हो सकता था। सर, इसी के साथ मेरा अभी अगला जो इसमें सवाल ये कमियां है। हैं उसको जी ठीक कराने का काम करेंगे आने वाले समय में, तो उसके लिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी जो पेंशन आई थी उसके अंदर 25 साल में बहुत परिवर्तन हुए। पहले 33% थी, फिर 33 साल था, फिर वो जो है 50% हुई, 20 साल हुआ। तो आने वाले समय में भी इसमें बहुत काफ़ी परिवर्तन होंगे, ऐसा नहीं है कि ये यहीं पर रुकने वाला है। तो जी वो सब चीज़ें तो हम लोग ठीक करा लेंगे, लेकिन समस्या सिर्फ यही है कि जो हम लोगों की चाह थी कि ओपीएस ही बहाल हो जाए, एग्जैक्टली सर। कंट्रीब्यूटरी पेंशन ना रहे, वो नहीं संभव हो पाया है। और मैं समझता हूँ कि सरकार चाहे ये रहे चाहे कोई भी रहे, अब वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन ख़त्म करने वाली नहीं है। हम लोगों ने काफ़ी इसके लिए संघर्ष भी करके देख लिया है और जो है वो नेगोशिएशन करके भी देख लिया है। सर, जैसा कि आपने कहा भी कि 800-2500 रुपए से नहीं, काम कुल चलता मिला नहीं। के आप क्या कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन की वापसी नहीं होगी? मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने इस विषय पर करीब करीब 15-16 साल लड़ाई लड़ी और 2 साल तो पिछले बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई। और जब प्रधानमंत्री जी ने बुला करके इस मामले पर बातचीत की तो ये एक तरीके से मामला बिल्कुल साफ सामने आ गया कि भाई देखिए, अब आज के समय में अगर आप ये अपेक्षा करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। नहीं, तो लेकिन कर्मचारी संगठन तो आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। एक बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पे अभी 9 तारीख को होना है, फिर एक इस वो महीने के आखिर में वो भी होने की। आंदोलन आंदोलन इससे पहले भी बहुत हुए हैं और आंदोलन हम लोगों से ज़्यादा किसी ने किए नहीं है। हमने जंतर मंतर क्या, पूरा दिल्ली जाम कर दिया, रामलीला मैदान में जितने लोग थे उससे ज़्यादा पूरे दिल्ली में फैला दिए। और फिर जी हमारे पास में लड़ने की हम लोगों में क्षमता है, हमने
अगर लड़ने की बात कही जाए तो अगर रेल बंद करी जाए तो फिर देश बंद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग ये सोचते रहते हैं कि देश भी चले और हमारे सरकारी कर्मचारियों का कोई नुकसान भी ना हो। तो नहीं हम लोग लेकिन इस रास्ते पर जा रहे हैं कि जो भी पुरानी पेंशन स्कीम में सुविधाएं थी वो हमको सारी की सारी बहाल हो जाए। सुक्कू। और हम ये बात आपको कहना चाहते हैं कि हमने पुरानी पेंशन स्कीम में जो चीजें थी उनमें से 80% से ज्यादा जो सुविधाएं हैं उनको बहाल कराने का काम किया है। जो बची हुई हैं उनको भी निकट भविष्य में सरकार से बातचीत करके हल कराने का काम करेंगे। तो फिर बाकी सर नाम जिनको दूसरा आंदोलन क्यों करना रखना है है सर? जैसा उनको आप कह रहे हैं कि 80% चुप कर ही करना दिया है। है, तो 20% के लिए नाम ही चेंज कर दे, यूपीएस को हो जाएगा ओपीएस कर दे। बस यही तो मुश्किल है। जो आप कह रहे हैं वो बात तो बड़ी आसान लगती है लेकिन सरकार के लिए टैक्स बहुत बेनिफिट मुश्किल है। देना हो सर, फैमिली पेंशन को 60% करना हो, 25 साल से सरकार 20 जो साल है वो करना हो। उसके लिए ये बहुत मुश्किल तलब काम है। वो उन्होंने जो काम किया है वो कितने दबाव में किया है और उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ा है हम जानते हैं। नहीं अगर लेकिन उनको क्या ये डर नहीं होता, अगर उनको ये डर नहीं होता कि रेल बंद हो जाएगी तो वो कभी ये भी नहीं करने वाले थे। जी। नहीं लेकिन क्या एक बस और सवाल है कि क्या राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर विपक्ष की पार्टियां भी अब आपके साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि बिहार का चुनाव है और बिहार के चुनाव में जो आपका कांग्रेस है उनका या जो महागठबंधन है उन्होंने ये वादा कर दिया है कि पहली कैबिनेट बैठक में ही पुरानी पेंशन व्यवस्था राज्य कर्मचारियों के लिए आएगी। तो क्या एक बार फिर से पुरानी पेंशन का मसला गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी 2-1 साल पहले मतलब 18 के बाद एक तरह से ये मामला थमसा गया था। रवीन जी, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं और हम किसी के भी झांसे में आने वाले लोगों में नहीं हैं। जी अटल जी के जमाने में जसवंत सिंह ने एक नोटिस निकाल करके जो है वो पुरानी पेंशन खत्म कर दी और नया पेंशन ले आया। और मनमोहन सिंह के ज़माने में पीएफआरडीए एक्ट बना करके उसके ऊपर मोहर लगा दी गई, उसको सीमेंटेड कर दिया गया। तो मैं ये जो झांसा देने वाले लोग हैं, मैं जो है वो उनसे सहमत नहीं हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी और राजनीतिक विचारधारा नहीं, मेरी विचारधारा सिर्फ ये है कि हमारा जो सरकारी कर्मचारी है उसका कोई नुकसान नहीं हो। मुझे मालूम है ये सरकार बदल भी जाए, जो दूसरी सरकार आएगी वो भी ये सब नहीं करने वाली है। अभी कर्नाटका में उनकी सरकार है, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये जो यूपीएस आया है बिल्कुल बहुत अच्छा आया है। उन सिद्धारमैया का बयान है जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि कैबिनेट में, उसके नेक्स्ट डे बेंगलोर में उन्होंने ये बयान दे दिया। हमारे जो राजस्थान में गहलोत साहब थे उन्होंने कहा कि हम तो इसको बहाल कर देते हैं पुरानी पेंशन को, और फिर उसके बाद में हार भी गए, चुनाव भी हार गए और उसके बाद में बहाल नहीं कर पाए। वो हिमाचल प्रदेश में कहा कि हम दे देते हैं इसको, तो फिर दे क्यों नहीं रहे उसको? तो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र सरकार जो है हमारे पैसे वापस नहीं कर रही है। तो ये जो झोल है, ये इस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को जो है वो समझते हैं कि ये मूर्ख है। तो सरकारी कर्मचारी मूर्ख नहीं है, सरकारी कर्मचारी सारी चीज़ों को समझता है। और हम किसी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते, चाहे जिसकी सरकार रहे। हमको तो अपना जो कुछ भी मिलेगा वो अपने संघर्ष के बूते पे मिला है, संघर्ष के बूते पे ही मिलेगा। बाकी एक बात मैं जानता हूँ कि जो चीज़ें हो सकती हैं वो उसके लिए भी हम लोग समझते हैं कि क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है। अगर हम इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि चीज़ें जो हैं वो ठीक तरीके से चलेंगी। और ठीक है, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक देशवासी भी हैं। हमें अपने देश के बारे में सोचना पड़ेगा और अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा। मिश्रा सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जिस तरह से कर्मचारी संगठनों में ये भी एक रोष था कि देखिए देश में महंगाई जो है अब बहुत है। कहा जाता है कि जब डीए बढ़ता है तो 2%, 3% जो है लगातार ये जो है पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है। विकेश कुमार जी का भी एक सवाल है सर, वो भी कह रहे हैं कि डीए का जो फॉर्मूला है वो भी बदलना चाहिए। क्या आप इनकी बातों से सहमत है सर? 2-3% डीए ना बढ़े, ज़्यादा बढ़े? नहीं, मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि जो हमारी जो बास्केट है और जो ये शिमला इंडेक्स है, ये इसको निश्चित तौर पे बदलना चाहिए। वर्तमान जो ज़रूरतें हैं अगर उनके हिसाब से हम लोग महंगाई को कैलकुलेट नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। हम कहते हैं महंगाई ना बढ़े, हमें महंगाई भत्ता चाहिए ही नहीं, लेकिन आप महंगाई के ऊपर रोक लगा दीजिए।
और महंगाई पे रोक लगा करके हमको कोई महंगाई भत्ता नहीं चाहिए, लेकिन महंगाई बढ़ती रहे और महंगाई उन चीज़ों की बढ़ती रहे जो आज कंजम्पशन में है। अब जो महंगाई भत्ता जिस पर कैलकुलेट होता है, प्राइस इंडेक्स जिस पे आप बनाते हैं, वो प्राइस इंडेक्स बनाने के लिए जो आप जो है वो चीज़ें ले रहे हैं उनको अपनी बास्केट में, वो बास्केट ही जो है वो आपकी आउटडेटेड है, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे कि इस बास्केट को चेंज होना चाहिए। और उसके बाद में अगर मान लीजिए सरकार कहती है कि चीज़ों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, महंगाई नहीं बढ़ रही है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमको महंगाई मत दीजिए, लेकिन महंगाई बढ़े तो उसका सही आकलन होना चाहिए और उसके आधार पर हमको महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। उनमें अगर बढ़े हुए महंगाई भत्ता की बनता है तो निश्चित तौर पर सरकार को देना चाहिए। अब मिश्रा जी बस एक लास्ट सवाल और फिर हम वाइंड अप करेंगे शो को। मैं एक चीज़ ये समझना चाह रहा हूँ कि चूंकि पुरानी पेंशन से लेके 8वें वेतन आयोग तक जो तमाम कर्मचारी संगठन हैं उनमें एक राय कितनी है? क्या जैसे कि अब आप कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन नहीं आ सकती, लेकिन कुछ कर्मचारी संगठन जो अलग अलग हैं वो आंदोलन के रास्ते पे भी हैं। यहाँ आपको अपने जो हिस्सा है, वहाँ कर्मचारियों के साइड का जो हिस्सा है, वहाँ पे आपको एक राय लाने में भी क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता? देखिए प्रवीण जी, बात यह है कि हम लोग विभिन्न जो है वो मतांतर के लोग हैं। जैसे मान लीजिए हमारा संगठन ऑल इंडिया फेडरेशन है, तो ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोख से पैदा नहीं हुआ है, तो हम लोग जो है वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट लोग हैं और इंडिपेंडेंट हो करके अपने संगठन को चलाने का काम करते हैं। तो इसलिए हमको किसी अपने आका से, राजनीतिक आका से नहीं पूछना पड़ता है कि मेरी राय क्या होनी चाहिए। हम जो सरकार से बातचीत करते हैं और जो अपनी इंडिपेंडेंट राय बनाते हैं उसके आधार पर काम करते हैं। उसके आधार पर हम अपने कर्मचारियों के बीच में जाकर के उनकी राय लेते हैं और कर्मचारी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की राय से सहमत होते हैं। लेकिन इस देश में दुर्भाग्य है कि बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पैदा बाद में होती हैं, पहले अपनी कोख से एक जो है वो ट्रेड यूनियन को जन्म दे देती हैं और वो ट्रेड यूनियन जो है वो अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर जो है वो काम करती हैं, उनका जो विचारधारा है उसको लेकर के आगे बढ़ने का काम करती हैं। तो मेरा तो यही सोच है कि जब तक ये राजनीतिक लोग जो है वो अपनी विचारधारा कर्मचारियों के ऊपर थोपते रहेंगे तब तक इस तरीके के संशय बने रहेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग विशुद्ध रूप से इंडिपेंडेंट, फ्री और डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन में विश्वास रखते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, वो अपने तरीके से काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि टकराव भी बचेगा और कर्मचारियों का जो हित है वो भी उसके अंदर संभव हो पाएगा। मेरी अपनी फेडरेशन की, यूनियन की भी यही नीति है और उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। शिव गोपाल मिश्रा सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की, तो आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद।